इस रस्सी को कोई व्यक्ति ऊपर और नीचे की तरफ झटका लगा रहा है, मतलब इस एंड पर रस्सी के एनर्जी दे रहा है। अब मैं क्या देखता हूँ थोड़ी देर बाद कि ये पूरी रस्सी इस तरीके से हो जाती है। आ गई बात समझ में? मतलब जो मैं इसको ऐसे झटका मार रहा हूं, वो जो एनर्जी हमने इस वाले पार्टिकल को देना स्टार्ट करी थी, मान लो ए को, ये वाला पार्टिकल है ए, ये वाला पार्टिकल है बी, ये वाला पार्टिकल है सी, ये वाला पार्टिकल है डी। देखो, तो जब मैं ये एनर्जी इस ए पार्टिकल को दे रहा हूं, तो मैं क्या देख रहा हूं कि थोड़ी देर बाद ये बी पार्टिकल भी उछलने लग गया, फिर थोड़ी देर बाद सी वाला भी ऑसिलेट करने लग गया, फिर थोड़ी देर बाद डी भी ऑसिलेट करने लग गया। इसका मतलब जो एनर्जी मैंने ए को दी थी वो डी तक पहुंच गई, जो एनर्जी मैंने ए को दी थी वो डी तक पहुंच गई। और इस दौरान जब एनर्जी जब चल रही थी यहां से यहां, तो मीडियम का पार्टिकल अपनी जगह हिलने लग गया, ऑसिलेट करने लग गया। आ रही बात समझ में क्या? यस तो सर। इस तरीके एनर्जी प्रोपेगेशन का, एनर्जी के चलने का, एनर्जी के ट्रांसफर होने का वो तरीका जिसमें मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पर ऑसिलेट करते हैं। ए को एनर्जी मिली तो ए ऐसे करने लग गया, ए ने एनर्जी फिर आगे वाले को पहुंची एनर्जी तो बी ऐसे करने लग गया, सी पे मिली तो सी ऐसे करने लग गया, मतलब ऑसिलेट करने लग गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लग गया। और एग्जांपल देखो, मान लो आपने देखा होगा कभी, जैसे ये पानी है मान लो, अभी फिलहाल पानी है, और यहाँ पर एक ये मान लो बत्तख बैठा दो। बत्तख कैसे बनती है वैसे? ये लो ये बत्तख है, ये रही बत्तख की आंख। भैया बोट बना देते। अरे हाँ यार ये भी है, पर बत्तख चलेगी, प्लास्टिक वाली बत्तख है, ऐसे मान लो। और वो प्लास्टिक वाली बत्तख बच्चे ने दबा दिया तो टेढ़ा मेढ़ा शेप हो गया। तो भाई ये एक बॉल है, ये स्टोन मान लो, ये पत्थर है। अब ये स्टोन अभी हवा में है, ऐसे पकड़ रखा है मैंने, इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। बटा फिर मैंने इसे पानी में छोड़ दिया, और ये पानी में गया, बुड़ुम, जहाँ पे पानी में गिर गया। जैसे ही ये पानी में गिरा, इसका मतलब इस पत्थर ने अपनी एनर्जी पानी को दे दी। तो मैंने थोड़ी देर बाद क्या देखा, यस, तो ये जो बत्तख यहाँ बैठी हुई थी ना इतनी दूर, वो ऐसे हिलने लग गई अपनी जगह पे। इसका मतलब उस बत्तख को एनर्जी मिल गई। और वो एनर्जी किसने प्रोपगेट करी? इस मीडियम ने। किस मीडियम ने? यहाँ फिलहाल पानी है, तो इस पानी ने यहां से एनर्जी को यहां तक भेज दिया। लेकिन जब पानी को उसने एनर्जी को भेजा, तो पानी के पार्टिकल भी हिले भाई, पानी के पार्टिकल ऐसे हिले अपनी जगह पे, ये वाला इधर, ये वाला इधर। समझ रहे हो आप मेरी बात क्या कहना चाहता हूँ? भाई मान ले मयंक, यहां से मान ले गाजियाबाद में मान लो, या गाजियाबाद की तरफ कोई भूकंप का झटका आया, है ना, मतलब कोई भूकंप का केंद्र है। भूकंप तो अर्थक्वेक समझते हो, अर्थक्वेक का केंद्र है वहां, यहाँ से मान लो दूर मान लो, और मान लो गुड़गांव मान लो, चलो गुड़गांव के आसपास भूकंप का केंद्र है मान लो, है ना, भूकंप वहां पर आया, मतलब जिस भी रीजन से जमीन भूस्खलन की वजह से अंदर, वो भूस्खलन कह रहा हूँ, जमीन के अंदर जो प्लेटें होती है उनके खिसकने की वजह से, वो तो मैं पढ़ा होगा सामाजिक में। तो अब वो जो झटका है ना, वहां जो वो एनर्जी जो वहां क्रिएट हुई है गुड़गांव में, वो मेरे इलाके में भी पहुंच गई। पहुंची कि नहीं पहुंची भाई? यस सर। यस पहुंच सर। गई। अब जब वो एनर्जी प्रोपगेट करी तो मेरा घर भी थोड़ा बहुत हिला, और उसके बीच में आने वाले सब घर हिले थोड़े थोड़े। सही है कि गलत है? पर आप यस सोच के सर। देखो, जो जी मम्मी। भूकंप जो जब और क्या भूकंप अभी तो आया, घड़ी भी चल रही जब भूकंप आया तो जो घर है है। हमारे कितनी हिले। समझाती। पर ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मान लो मेरा घर है हाँ नेहरू ऑफ विहार कर में दो। 8 नंबर गली में, मेरा घर नेहरू विहार 8 नंबर गली में, तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मेरा घर अब नेहरू विहार की 10 नंबर गली में पहुंच गया। ऐसा हुआ? ऐसा थोड़ा ना होता है। हाँ ऐसा ही सर। नहीं होता, सही कह रहा हूँ ना। तो इसका मतलब जब एनर्जी चलती है, एनर्जी प्रोपेगेट करती है, वेव चलती है, तो जो मीडियम के पार्टिकल है वो कहीं नहीं जाते, अपनी जगह हिल लेते हैं। समझ गए क्या? तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी वेव का प्रोपेगेशन होता है, वेव मोशन होता है, एनर्जी चलती है, तो हमेशा क्या होता है, मीडियम का पार्टिकल केवल अपनी जगह हिलता है, लेकिन कहीं भी नहीं जाता, और एनर्जी चली जाती है। जाती कौन है? एनर्जी। हिलता कौन है? पार्टिकल। किसका? मीडियम का। सही है भाई? ये होता है वेव। तो टाइप्स ऑफ वेव वैसे, अरे समझ में ना आए तो पूछ लेना भाई।
टाइप्स ऑफ वेव वैसे हम तीन तरीके से पढ़ते हैं इसमें। एक होते हैं मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक होती है मैटर वेव। तीन प्रकार की वेव होती है। इसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये चैप्टर नंबर 8 क्लास 12th में आता है, ये चैप्टर नंबर 11 क्लास 12th में आता है। ठीक है, तो वहीं पे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। पर हाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो 7 प्रकार की होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खास बात ये होती है कि मीडियम नॉट कंपल्सरी, इसमें मीडियम कंपल्सरी नहीं होता। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनको चलने के लिए मीडियम कंपल्सरी नहीं है। मैटर वेव अलग है। अब आ जाते हैं मैकेनिकल वेव। वेव विच रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, ऐसी वेव जिनको चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है। चाहे वो मीडियम सॉलिड हो, चाहे वो मीडियम लिक्विड हो, चाहे वो मीडियम गैस हो, कोई भी हो सकता है मीडियम, पर चाहिए इनको मीडियम। बिना मीडियम के ये नहीं चल सकती। तो जो हमें पढ़ना है 11th क्लास के कोर्स में वो मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ना है। और मैकेनिकल वेव्स उनको कहा जाता है जिनको प्रोपेगेट होने को, जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। क्लियर है तुम लोगों को ये मेरी बात? यस सर। यस सर। अब मैकेनिकल वेव, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम कंपलसरी नहीं होता, ये मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है भाई, तो आप क्या याद रखोगे, पहली तो बात ये कि जो वेव होता है वेव के अंदर जो एनर्जी का प्रोपेगेशन होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब वेव प्रोपेगेट करती है तो मीडियम के पार्टिकल कहीं भी नहीं जाते। तीसरी बात, जब वेव का प्रोपेगेशन होता है तो मीडियम के पार्टिकल केवल अपनी जगह पर क्या करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। क्लियर है क्या ये बात सबको? यस सर। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। आज वाली क्लास में मोर देन हाफ चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। नहीं तो मोर देन हाफ तो नहीं, कम से कम हाफ के आसपास हो जाएगा वैसे। देखो अगला है मैकेनिकल वेव के टाइप। मैकेनिकल वेव, अब बच्चों जो मैकेनिकल वेव दिख रहा है क्या, ये ऊपर चला गया ज्यादा? दिख मैकेनिकल रहा है वेव सर। दो प्रकार की होती है, एक होती है ट्रांसवर्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। हो सकता है भाई तुम्हारे स्कूल में ये पूछ लें कि अंतर बताओ लॉन्गिट्यूडिनल, अंतर बताओ ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्गिट्यूडनल वेव में। तो बड़े ध्यान से सुनना, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, ध्यान से सुनना। भाई यहाँ पर ये मेरे पास मान लो एक रस्सी है और यहाँ पर एक मोती मान लो ए कोई मोती मैंने यहाँ फंसा दिया रस्सी में। अब इस बंदे ने इस रस्सी को ऊपर और नीचे जर्क लगाना स्टार्ट किया, झटका लगाना स्टार्ट किया। तो मैंने क्या देखा, ये जब इसने ये झटका लगाना स्टार्ट करा तो जो हमारी ए पार्टिकल है वो पार्टिकल भी क्या करने लग गया, यहाँ पहुंच गया। कोई मैंने फोटोग्राफ लिया, मान लो उस टाइम पे ये यहाँ पर है, तो ये मैंने यहाँ पर देखो इसको जर्क कैसा लगाया, ऐसे झटका मैंने ऐसे लगाया, लेकिन एनर्जी किधर पहुंची, इस तरफ पहुंची। देख रहे हो आप लोग, एक तक पहुंची मतलब इस तरफ ही तो पहुंची। देखो मैंने जर्क लगाया ऐसे, एनर्जी पहुंची ऐसे, मतलब वेव तो चली इस तरफ लेकिन हमने पार्टिकल को हिलाया ऐसे। तो जो पार्टिकल हिल रहा है वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हिल रहा है। हम रस्सी का जो पार्टिकल है उसको ऐसे हिला रहे हैं लेकिन वेव इधर जा रही है, ये पार्टिकल हिलने लग गया, इसका मतलब इसके पास एनर्जी पहुंच गई ना, तो इसका मतलब एनर्जी ये गई यहाँ से। यस सर। तो सबसे सिंपल सी पहले तो डेफिनेशन लिखता हूं, द वेव इन विच particle of the medium
oscillate perpendicular to direction of wave propagation, direction of wave propagation। वह ऐसी वेव्स जिनमें जो मीडियम का पार्टिकल है वो परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करता है वेव जिस डायरेक्शन में चल रही है उसके। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा हाथ है, अब मान लो वेव क्रिएट हुई तो मेरा हाथ किधर जा रहा है, ऊपर और नीचे हिल रहा है, लेकिन चल किधर रहा है, आगे। तो ये जो वेव इस तरीके की है वो कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव। पार्टिकल ऐसे चल रहा है मान ले, लेकिन वेव ऐसे चल रही है। इसको मैंने ऐसे हिलाया पार्टिकल को ऊपर नीचे, लेकिन एनर्जी इधर गई। तो ऐसा कौन सी वेव में होता है, ट्रांसवर्स वेव में। जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें जो ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं ट्रफ। मतलब जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें क्रेस्ट ट्रफ इस तरीके की फॉर्मेशन होती है। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव पे। लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए ऐसे देखो, मान लो भाई मेरे पास एक स्प्रिंग है, मेरे पास ये एक स्प्रिंग है, ठीक है स्प्रिंग। अब एक बंदा यहाँ खड़ा कर दिया हमने। अब इस बंदे को बोला गया कि भाई इस स्प्रिंग को ऐसे धक्का मार, और मतलब दबा और वापस खींच, दबा और खींच, दबा और खींच। तो मैंने क्या देखा, जब इस बंदे ने ऐसा करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि ये स्प्रिंग का अब मेरे को इस तरीके से दिख रहा है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? यहाँ पास पास है ये, तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन। और यहाँ दूर दूर है, इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन। समझ रहे हो? तो देखो जरा, इसमें क्या करा मैंने, पार्टिकल को ऐसे ही हिलाया है और एनर्जी भी इधर ही गई है। पार्टिकल को भी मैं ऐसे हिला रहा हूं इस तरफ, है ना, इस तरीके से हिला रहा हूं, और एनर्जी भी इस तरफ चल रही है। तो ऐसा लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है। तो लिखा गया द वेव इन विच particle of the medium oscillate along direction of wave propagation। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसी डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल हिलता है। जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है पार्टिकल उसी डायरेक्शन में अलोंग, उसी डायरेक्शन के अलोंग हिलता है। समझ गए क्या मेरी बात? ये जो Yes, मैंने sir. यस आपको सर। बताया, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग मॉडल ऑफ वेव, है ना भाई? अब देखना इसका एग्जाम्पल कौन हुआ, वेव इन स्ट्रिंग ऑफ गिटार या सितार। सितार या गिटार में जो वेव बनती है वो ट्रांसवर्स वेव बनती है। और एग्जाम्पल क्या है इसके, तबला, ढोलक। तो तबले और ढोलक में भी जो वेव बन रही है, जब स्ट्रिंग को ऐसे करते हो हिलाते हो तो वेव बनती है ना उसमें, वो ट्रांसवर्स वेव बनती है। तबले को जब पीटते हो तो तबले में वेव बनती है, वो कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव, है ना। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल हो गया साउंड। साउंड अगर आपने देखा हो कभी या नहीं देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो कभी देख लेना नेट पे डाल के। ऐसे जो अपना स्पीकर होता है, ये जो अपना स्पीकर होता है, स्पीकर जो है ये इस तरीके से तो नहीं होता है इतना भी ऊपर, ये स्पीकर। जब स्पीकर बजता है ना तो स्पीकर के ऊपर जो वो लगी होती है वो ऐसे ऐसे हिलती है। पता है तुम्हें ये बात? Yes, sir. जब स्पीकर बजता है तो स्पीकर का ये जो होती है कॉइल जो होती है वो ऊपर नीचे जाती है ऐसे करके। तो वो क्या करती है, जो हवा है ना हवा को दबा रही है फिर छोड़ रही है, कंप्रेस रेयरफेक्शन ऐसे करती है। तो जो हमारे तक साउंड जब पहुंचता है तो कुछ इस तरीके से पहुंचता है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन
रेयरफेक्शन, ऐसे पहुंचती है हमारे पास। पता है तुम लोगों को ये बात? जब एयर, जब क्या कहते हैं, जब साउंड प्रोपेगेट करता है तो कुछ इस तरीके से प्रोपेगेशन होता है। कौन सी वेव होती है साउंड? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या खास बात है? खास बात यह है कि जो मीडियम का पार्टिकल है वो वेव की डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। ट्रांसवर्स वेव में क्या खास बात है कि जो मीडियम का पार्टिकल है वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चलेगा। समझ गए क्या? यस यस सर। सर। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। चलो, तो पेपर में पूछेगा कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, डेफिनेशन में तो बता देना। अब अगला आते हैं। अगला टॉपिक है यहां से स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का फॉर्मूला निकालना है। फिर यहां पर दूसरी तरफ निकालूंगा मैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ मीडियम। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ मीडियम। अब एक बात बताओ, आप सबने डायमेंशन पढ़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा तो? सबने पढ़ा हुआ है डायमेंशन? यस यस सर। सर। यस सर। और डायमेंशन के अंदर हमने एक एप्लीकेशन करी थी जिसमें हम फॉर्मूला डिराइव करते थे। अगर मैं एक करा दूं तो दूसरा आप खुद कर लोगे उसी तरीके से? यस सर। अगर कर लोगे तो फिर मैं छोड़ूंगा, अगर नहीं कर पाओगे तो मैं करा दूंगा। सर वो एक बात देख लो पूछनी थी कैसे। सर, ये हाँ, ट्रांसवर्स वेव है वो स्प्रिंग में तो ट्रेवल ही नहीं करती, तो उसकी स्पीड कैसे हो गई उधर उसमें? किस मैंने ट्रेवल कर दी? सर स्प्रिंग में। स्प्रिंग में करेगी ना, देख ये तो वैसे स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ये तो रस्सी लिखा हुआ है वैसे ये, पर मैं बता देता हूँ करती है। अगर कोई नहीं तुम्हारे सर, पास वो है रस्सी में करती है, मेरे को लगा स्प्रिंग लिखा हुआ है। नहीं, वैसे मैं इसमें भी बता दे रहा हूँ। अब ये तुम्हारे पास वो है, स्प्रिंग है, तो इस स्प्रिंग को तुम ऊपर और नीचे ऐसे एनर्जी दो, ऐसे हिलाओ स्प्रिंग को, तो बताइए स्प्रिंग ऐसे होगी कि नहीं होगी? 100% यस होगी। सर होगी। होगी ना, तो इसका मतलब इसमें भी ट्रांसवर्स वेव बन सकती है ना? यस सर। और लॉन्गिट्यूडनल भी, तो इसलिए इसको तो कहा जाता है स्प्रिंग मॉडल ऑफ वेव, कि स्प्रिंग की सहायता से वेव के मोशन को हम दर्शा रहे हैं। तो अगर ऐसे हिला देंगे स्प्रिंग को तो स्प्रिंग ऐसे हो जाएगी, और ऐसे कर देंगे तो स्प्रिंग कंप्रेशन रेयरफेक्शन हो जाएगा, है ना? यस चलो सर। भाई, अब किसी रस्सी में, आपने ये तो ध्यान दिया होगा, कभी गिटार बजते हुए देखा होगा या बजाया होगा, तो गिटार तभी साउंड प्रोड्यूस करेगा जब उसकी रस्सी टाइट होगी। सही है कि गलत है? यस सर सही है। रस्सी बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, उसे टाइट करा जाता है ना। तो टाइट करेंगे तो रस्सी में आ जाएगी टेंशन। तो टेंशन का फॉर्मूला हो जाए टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, मान लो कैपिटल टी है, मतलब ये जो रस्सी है जिसमें हमने ट्रांसवर्स वेव बनाई है, इस रस्सी की जो टेंशन है वो टी है। ठीक है। एक दूसरा टर्म है, नया है तुम्हारे लिए, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। मास पर यूनिट लेंथ को म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसा पाया गया, जो स्पीड है ना ट्रांसवर्स वेव की, v, वो इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो रस्सी की टेंशन पे डिपेंड करती है, और मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है। तो पहले वाले को पावर कितना लिख देता हूं, a, दूसरे को b, फिर v, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, कांस्टेंट k, e की पावर a और म्यू की पावर b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब याद करो, जब हम डायमेंशन फॉर्मूले का प्रयोग करके इस तरीके से डिराइव करते थे किसी फॉर्मूला को, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते थे, जैसे m0 L1 T-1,
ये यस सर, लेफ्ट हैंड याद आ साइड में गया। जो स्पीड है उसका डायमेंशन फॉर्मूला। के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। टी टेंशन है, टेंशन का होता है m1 l1 t-2 उसकी पावर a। म्यू क्या है यहाँ पर, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब मास अपॉन में लेंथ। तो मास अपॉन लेंथ है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m1 l-1 इसकी पावर b। अब पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो m की पावर a, l की पावर a, t की पावर -2 है, m की पावर b, l की पावर -b। अब इनको एक साथ लिख देते हैं तो m की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी, l की पावर हो गया a माइनस बी, t की पावर हो गया -2a। हो गए। और लेफ्ट हैंड साइड वाला ये रहा। सर अब अब पावर्स के यहाँ जरिए ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। बस वही करना है, कंपेयर कर लो। यहाँ पर m की पावर है a प्लस बी और यहाँ पर m की पावर है 0, तो इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो गया। ऐसे ही l की कंपेयर कर सकते हैं, पर l वाले में भी a और b दोनों ही एक साथ आ रहे हैं, इसमें भी a और b दोनों आ रहे हैं, तो उसको लेने का कोई फायदा नहीं है। अब तो t वाले को ले लो, तो t की पावर यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -2a है, तो -2a इज इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू आ गया 1/2। उस a की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो b आ जाएगा, b बराबर आ गया -1/2। अब जो ये a और b आए हैं इसको फर्स्ट में पुट कर दो, पुट a एंड b इन फर्स्ट, तो v बराबर हो जाएगा k t की पावर a की वैल्यू कितनी है हाफ, म्यू की वैल्यू कितनी है -हाफ, ये जो -हाफ है ये नीचे आ जाएगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा k इंटू में t की पावर 1/2 और म्यू की पावर 1/2। और बच्चों 1/2 पावर का मतलब होता है अंडर रूट, इसका मतलब v बराबर हो जाएगा k अंडर रूट में t बाई म्यू। और बता देता हूं आप लोगों को, यहाँ पर जो k कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमारे पास v का फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट t बाई म्यू। सही है क्या? तो ये v है जो है, v मतलब स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग। दूसरी बात, t मतलब टेंशन है, म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ है। भाई मान ले भाई मास पर यूनिट लेंथ से क्या मिलेगा, भाई रस्सी मोटी है या पतली है तो उससे पता चलेगा उसकी मास पर यूनिट लेंथ। मैं अगर बोलूं भाई गिटार के अंदर आपने देखा होगा पतली वायर होती है, मोटी वायर होती है कि नहीं होती है? यस सर। सारी एक जैसी नहीं होती, उसमें थिकनेस सबकी, लंबाई एक जैसी है सबकी। तो आप सोचो वहां पर उनका क्या अलग अलग होगा, मास पर यूनिट लेंथ, हर स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ। तो जितनी मोटी रस्सी होगी, जितनी मोटी धागा होगा, जितनी मोटी स्ट्रिंग होगी, इसका मतलब उतना मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा है। जितनी पतली होगी रस्सी उतना मास पर यूनिट लेंथ कम है। तो मास पर यूनिट लेंथ किस पे क्या बताएगा, मोटी है रस्सी या पतली है। और टेंशन क्या बताएगी कि रस्सी टाइट है कि लूज है। हमेशा याद रखें हमें टाइट रस्सी यूज करनी है अगर हम ज्यादा स्पीड चाहते हैं, तो जल्दी से साउंड प्रोपोगेट ओ जल्दी से वेव चले उसमें। समझ गए क्या? यस सर। यस सर। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आ जाते हैं हम, और इसमें देखेंगे हम स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ मीडियम। तो यहाँ पर दो टर्म है, एक होता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ मीडियम। बल्क मॉड्यूलस ऑफ मीडियम जो होता है वो कैपिटल बी हो गया। इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी यहीं लिख देता हूं ताकि आप खुद से करो तो कर पाओ। m1 l-1 t-2 इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम, तो वो हो गया रो। और रो का भी लिख देता हूं ताकि आप लोग खुद से कर पाए ये जो डेरिवेशन है। अब वापस से वही जो यहां पर करा है, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव v डिपेंड्स ऑन बल्क मॉड्यूलस b एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम रो। तो ये पावर हो गई a, ये पावर हो गई b। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, कांस्टेंट आ गया k, b की पावर a, रो की पावर b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
फिर इसके बाद क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है जैसे यहाँ लिखा है, फिर राइट हैंड साइड का लिखना है और वैल्यू सॉल्व आउट करनी है। तो जब आप वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो आपको फॉर्मूला जो निकल कर आएगा भाई खुद कर लोगे ना, अंडर रूट में बी बाई रो आ जाएगा। मतलब ए की वैल्यू 1/2 आएगी और बी की वैल्यू -1/2 आएगी यहाँ पर भी। तो स्पीड का ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। सर एक बात पूछनी थी मेरे को सर, अगर बल्क हाँ मॉडल पे जैसे आपने पावर पे ए डाला हुआ है, अगर वो हाँ। गलती से पेपर के अंदर अगर हम उस पर बी डाल दें और डेंसिटी पे और ए डाल दें तो गड़बड़ होगी कुछ? कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर बी की वैल्यू 1/2 आ जाएगी और ए की -1/2 आ जाएगी। ठीक है सर। अभी ए कितना आएगा जब सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा और बी कितना आएगा -1/2। और अगर मान लो बी तुमने यहाँ पर ले लिया, इसको बी ले ली, इसको ए ले ली, तो बी आ जाएगा 1/2 और ए आ जाएगा -1/2। फॉर्मूला तो वही रहेगा, ओके सर। है ना। यस सर। अब सुनो भाई, साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव या ट्रांसवर्स वेव? साउंड, सर ट्रांसवर्स। साउंड कैसे? अरे अभी तो बताया यार, सर लॉन्गिट्यूडनल होती है। साउंड जो होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है भाई, अभी तो बताया। स्पीकर का ओके सर। एग्जांपल इसलिए तो दिया था, स्पीकर देखा यस तुमने, सर। ऐसे चलता है ऊपर नीचे, हवा को यस सर, दबाता है समझ गया। तो, है ना। तो लॉन्ग, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा, स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन, घटते हुए क्रम में लगा देना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा किस में साउंड ट्रेवल करेगा ज्यादा फास्ट? सर गैस में। गैस में ज्यादा फास्ट करेगा। चलो, और किसी का कोई तर्क? सर सॉलिड में करना चाहिए। अच्छा, और देखो लॉजिकल रीजन तो ये है, करेगा सॉलिड में ज्यादा क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, और सॉलिड के क्यों नहीं है, पार्टिकल्स ले पास पास सकते हैं होते ऐसे तो। हैं। ऐसे सॉलिड लिक्विड हम कोई सा भी ले सकते हैं। सुनो, तो सॉलिड के पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। तो जिसके पार्टिकल अगर ज्यादा क्लोज होंगे इसका मतलब ज्यादा जल्दी एनर्जी को प्रोपोगेट करा पाएंगे। यस सर। समझ रहे हो मेरी यस। बात? क्लियर है क्या? यस सर। जैसे मान ले, एक छोटी सी बात बताऊं, मान लो ये एक ए लोकेशन है और एक ये बी लोकेशन है। इसमें तो यहाँ पर खड़े हैं ये इतने सारे बंदे, इतने सारे बंदे हैं इसमें, और यहाँ पर ए से बी तक दो ही बंदे खड़े हैं, पार्टिकल दूर दूर है। तो बताओ, यहाँ से मेरे को एक चीज पहुंचानी है बी पे, कौन जल्दी पहुंचा पाएगा, बी ये ऊपर वाला कि नीचे वाला? सर नीचे वाला। सर ऊपर वाला। बेवकूफ है क्या है, सर ऊपर कौन वाला। बोला ही नहीं। अरे ऊपर वाला जल्दी करेगा, टीम वर्क यार, मूवी नहीं देखी क्या तुमने यार? उसमें ये क्या करेगा, इसको पकड़ाएगा, ये वाला इसको पकड़ाएगा, ये इसको पकड़ाएगा, ये इसको पकड़ाएगा, जल्दी पहुंचेगा। यस यहाँ सर। पर ये पहले खुद भागेगा, फिर इसको पकड़ाएगा, फिर ये भागेगा, फिर ये पकड़ाएगा। समझ में आई यस। मेरी बात? अरे भाई कॉमन यस सेंस सर, की आ भी गए। तुमने कर दी। सुनो, तो अब इसका जो मैथमेटिकल रीजन बताता हूँ भाई। वो एक पता नहीं कौन सी मूवी थी, या तो शाहरुख खान वाली थी या तो कौन सी अक्षय कुमार वाली, टीम वर्क जिसमें दिखाते हैं, हॉकी वाला जो था, उसमें ईंट रखवा सर देता है वो गोल्ड। उनसे। सर मूवी गोल्ड में था। हाँ हाँ वही ना। तो गोल्ड में कौन था हीरो? सर अक्षय कुमार। हाँ, तो उसमें कराते नहीं टीम वर्क, वही तो है यहाँ पे भी। जितने ज्यादा मेंबर होंगे टीम वर्क बढ़ गया, जल्दी जल्दी पहुंचेगी, है ना। अब देखो, चलो इसका लॉजिकल रीजन देखते हैं। सर तो गोल्ड में हुआ सॉरी, क्या था वैसे? मुझे भी नहीं पता, देख के बताऊंगा, सच बताऊं तो। पर मैंने ये सीन तो देखा है, मतलब इतना तो मेरे को याद है कि ऐसा कुछ देखा है मैंने, इसलिए बोला मैंने। कहीं वीडियो वगैरह किसी ने शॉर्ट वैसी बनाई होगी तो भी देखा होगा, टीम में कितनी ताकत होती है वो देखा होगा मैंने। तो देखो, बल्क मॉड्यूलस जो होता है ना बच्चों, सॉलिड का ज्यादा होता है लिक्विड से, और लिक्विड का ज्यादा कम होता है सबसे। क्यों? क्योंकि आपको एक बात और बता देता हूँ, याद करो मैंने पढ़ाया था, बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1 अपॉन में कंप्रेसिबिलिटी।
कंप्रेसिबिलिटी। तो जो कम कंप्रेसिबल होता है उसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा होता है, जो कम कंप्रेसिबल होगा उसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा होगा। सॉलिड कम कंप्रेसिबल है, इसका मतलब उसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा होता है। गैस ज्यादा कंप्रेसिबल है, इसका मतलब उसका बल्क मॉड्यूलस कम है। और जिसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा होगा स्पीड भी ज्यादा होगी। बल्क मॉड्यूलस ज्यादा तो स्पीड भी ज्यादा। इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज्यादा होती है लिक्विड से, और ज्यादा होती है गैस से। सही है क्या? स्क्रीनशॉट ले लो। सर। तो अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए अरेंज द, मतलब इनको इन दोनों में सॉलिड लिक्विड में लिक्विड गैस में, तो आप ना बिना सोचे समझे जवाब मत दे देना, गलत हो जाएगा। आप कहोगे हमारे आसपास तो गैस है, और हम लोग देखते हैं कि जैसे ही मुंह से बात निकलती है दो कानों में निकल पहुंच जाती है कि नहीं? यस सर। तुमने सुना नहीं है दीवारों के भी कान होते हैं? सुना है डायलॉग? सर इसका सुना मतलब है। दीवारों के थ्रू भी साउंड प्रोपोगेट होता है, पता होगा। अच्छा, नहीं सुना, नहीं करा तो देखो, ऐसे बताता हूँ। बाकी हालांकि इतना ज्यादा तुम जल्दी पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन कंपेयर किया जाए तो आप सॉलिड में ज्यादा लिखेंगे, है ना भाई? अब देखो जरा, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि कहाँ प्रोपोगेट हो रहा है। भाई देख, मैं यहाँ पे कान लगाता हूँ। भाई आदित्य गोयल भाई, मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। संडे वाली क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? मैं एक बात कहता हूँ तुम लोगों से, सबको यही संडे को कहता हूँ, 2 घंटे की क्लास होगी। संडे जितना भी होगा लेकिन चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? सर इसकी रिकॉर्डिंग टेंशन भेज मत। दीजिएगा जल्दी से। हाँ, देख भाई कान लगाया मैंने इस पे, देख हल्का से भी टैप कर रहा हूँ तो मेरे को आवाज आ रही है, और बहुत जल्दी आ रही है। जैसे ही टैप कर रहा हूँ तुरंत मेरे कानों तक पहुंच पा रही है। ऐसे तुम्हें नहीं पता तो तुम किसी ने मूवी देखी होगी, और मेरे को नाम याद नहीं है मूवी का, या हॉलीवुड या बॉलीवुड में भी देखी होंगी। कई बार क्या होता है, जैसे ट्रेन का बहुत मतलब, कैसे कोई गांव है मान ले भाई, मैं उस गांव में ट्रेन कभी कभी आती है ना, इतना डेवलप भी नहीं है वो गांव, ट्रेन कभी कभी आती है। तो पता है लोगों को कैसे पता करते हैं ट्रेन आने वाली है? जैसे मैंने मूवी में देखा, अब तो नहीं होता, अब तो तुम्हें पता है ना, वो ऐसे पटरी पे कान लगाते हैं, और जब पटरी पे कान लगाते हैं तो कई किलोमीटर दूर होती है ट्रेन, तो भी उसकी ट्रेन की आवाज आ जाती है उनको। आ रही बात समझ में? यस ऐसा यस सर। इसलिए तो यस बता सर। रहा हूँ मैं। मतलब इसका मतलब वो पटरी जो सॉलिड है ना, उसमें साउंड ज्यादा तेजी से प्रोपोगेट कर रहा है। हवा में आवाज नहीं आ रही मेरे को, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, आवाज नहीं आ रही, तो कैसे चेक करते हैं? पटरी पे कान लगा के। तो ऐसा मतलब पहले के जमाने की बात है, मूवी पुरानी है वो, शाहरुख खान था उस मूवी में, ये मुझे पता है ना? तो बात समझ में आ गई मैंने जो समझाया, मेन मुद्दा जो था। यस सर। सर। चलो भाई, अब आगे बढ़ जाते हैं। मैसेज किसी का आ रखा है, अटक। अब देखो जरा, अब अगला आ जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। अभी आज की क्लास का सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा टॉपिक एक ही है, जो मैं अब करा रहा हूं ना, ये पूरा एक ही टॉपिक है ना? तो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। टॉपिक है साउंड की स्पीड हवा में क्या होती है, सही है? अब देखो जरा, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास न्यूटन देवता जो है हमारे, न्यूटन फॉर्मूला दिया उन्होंने, फोर किसके लिए? स्पीड ऑफ साउंड, स्पेशली बात बोल रहा हूं मैं, और कई बार रिपीट कर रहा हूं, साउंड इन एयर, हवा में साउंड की रफ्तार के लिए न्यूटन बाबा ने एक फॉर्मूला दिया, और उस फॉर्मूले के लिए एक तर्क दिया। क्या कहा इन्होंने? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, साउंड जो है ना, साउंड साउंड प्रोपेगेट थ्रू एयर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। इनने बोला कि जो साउंड है ना, साउंड
जब वो हवा में चल रहा होता है तो ये एक आइसोथर्मल कंडीशन होती है। अब आइसोथर्मल का कंसेप्ट कैसा है वो समझाता हूं मैं। भाई आपको पता है जब साउंड जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और साउंड अगर एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो इसका मतलब साउंड कुछ इस तरीके से चल रहा होगा। क्या क्या हो रहा होगा? कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, है ना? यस सर। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन हो रहा होगा। तो इनने क्या बोला, इनने लोगों को बताया कि भाई जो साउंड जो है ना, जब वो एयर के थ्रू प्रोपगेट करता है तो आइसोथर्मल कंडीशन के तहत करता है। अब एक बात बताओ, ये रीजन क्या कहलाता है? कंप्रेशन और ये रेयरफैक्शन, सही है। कंप्रेशन में गैस के मॉलिक्यूल, एयर के मॉलिक्यूल पास पास आ गए, तो इसने बोला कि जब गैस के मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। सही है कि गलत है? ये तो हमें पता है ना, ये तो हमने पढ़ रहे हैं तब से। जब गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, और जब दूर दूर जाते हैं तो हीट कम हो जाती है। इसने क्या बोला कि जब ये साउंड प्रोपगेट करता है तो कंप्रेशन में जो हीट प्रोड्यूस होती है, रिकॉर्डिंग हो रही है, सुन लेना, जो कंप्रेशन में हीट प्रोड्यूस होती है वो रेयरफैक्शन को ट्रांसफर हो जाती है। जो कंप्रेशन में हीट प्रोड्यूस हुई वो रेयरफैक्शन को ट्रांसफर हो जाती है। इसने बोला कि किसी ने बोला भाई जब साउंड प्रोपगेट करता है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो साउंड जब प्रोपगेट करेगा तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन के रीजन बने। तो कंप्रेशन जहां पर हुआ वहां पर हीट प्रोड्यूस हुई क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल पास पास आ गए, और जहां रेयरफैक्शन बना वहां पर एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए। तो इसका मतलब यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो गई, यहाँ पर हीट कम हो गई। तो इसने बोला, न्यूटन ने, कि ऐसा होता है कि जो यहाँ हीट प्रोड्यूस होती है कंप्रेशन रीजन में, वो रेयरफैक्शन को ट्रांसफर हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। समझ गए क्या मेरी बात? यस सर। यस सर। भाई कंप्रेशन में हीट प्रोड्यूस हुई, लेकिन उसने किसको दे दी? रेयरफैक्शन को। टेम्परेचर मेंटेन रहा। कंप्रेशन में बढ़ी, रेयरफैक्शन में घटी, तो टेम्परेचर चेंज हुआ। लेकिन क्या हुआ? कंप्रेशन वाली ने हीट रेयरफैक्शन को दे दी और टेम्परेचर मेंटेन रहा। समझ गए मेरी बात? यस यस। सर। अब यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि इसने ये बोल दिया कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने पढ़ा है पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब इसको अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो सॉल्व करके कुछ ऐसा मिलेगा, याद रखना। पहले पी को लिख लो, फिर डेल्टा वी लिख दो, फिर प्लस वी को लिख दो, फिर डेल्टा पी लिख दो, और कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करके जीरो लिख दिया। भाई पी एज इट इज, डेल्टा वी एज इट इज, डेल्टा पी। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। पी डेल्टा वी बराबर माइनस वी डेल्टा पी। ये डेल्टा वी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। सर ये एक बार फिर से बता दो। भाई डिफरेंशिएशन करा है, उसके बाद इंटीग्रेशन करा है, तो हमें क्या याद रखना है? P इंटू वी है, तो P इंटू वी में P एज इट इज आया, पहले V का डिफरेंशिएशन हुआ होगा, प्लस में फिर V एज इट इज आया, फिर P का डिफरेंशिएशन हुआ होगा, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का जीरो हुआ होगा, फिर वो नीचे वाला पार्ट इधर चला गया। तो सीधा ये हमें याद रख लेना है कि P एज इट इज डेल्टा वी एज इट इज डेल्टा पी। समझे मेरी बात? ओके सर। यस याद रख लेना। और अगर ना कुछ भी ना है समझ में, फिर मैं डिफरेंशिएशन कर भी दूंगा, पर याद ही रख लो तो ज्यादा सही है। ये माइनस वी है नीचे, तो इसको यहाँ ले आओ, ऊपर है भी नीचे ले आओ इसको। तो P बराबर कितना हो गया? डेल्टा P अपॉन में माइनस डेल्टा V बाई वी। देखो ये V इसके नीचे आ गया डेल्टा V के। अब ये जो डेल्टा P है ये तो कौन हो गया? स्ट्रेस। और जो माइनस डेल्टा V बाई वी है ये हो गया मेरे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन B होता है, मतलब बल्क मॉड्यूलस। तो इसका मतलब बल्क मॉड्यूलस P के बराबर आ गया यहाँ पर। तो यस सर। नाउ अब हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड का, लॉन्गिट्यूडनल वेव का? B बाई रो। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भाई?
यस अभी तो सर। पढ़ा है तुम लोगों को, कितना पढ़ा है, बी बाई यस सर। रो, है ना। जो मैंने आपको प्रूफ करने के लिए दिया है, मैंने कहा है कि तुम लोग कर लेना, सही है ना। अब सुनो, यहाँ पर लेकिन न्यूटन के फॉर्मूले से हमने क्या देखा, बी तो पी के बराबर है, तो इसका मतलब वी बराबर रख देता हूँ बी की जगह पी अपॉन में रो। तो ये फॉर्मूला आया। अगर फॉर्मूला आ गया तो चेक करना पड़ेगा। हमने एस टी पी पर चेक करा इसको। एट एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में प्रेशर की वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड रो मतलब डेंसिटी ऑफ एयर जो कि 1.29 होती है, सही है। अब इन दोनों की वैल्यू मैंने न्यूटन के फॉर्मूले में रखी। ये न्यूटन का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए। तो यहाँ पर v की मिला मेरे को कितना, वैल्यू रखने के बाद v मिला मेरे को लगभग 280 मीटर पर सेकेंड। मतलब न्यूटन के फॉर्मूले से अगर मैं साउंड की स्पीड निकाल रहा हूँ एस टी पी पे एयर के अंदर, तो वो आ रही है मेरे पास 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको बता दूं, एट एस टी पी प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व्ड स्पीड है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब ये हुआ, और इसके न्यूटन के फॉर्मूले से क्या आ रही है, ये है न्यूटन का फॉर्मूला, ये रहा। न्यूटन के फॉर्मूले से क्या आ रही है 280। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूटन के फॉर्मूले में कुछ कमी है, न्यूटन का फॉर्मूला सही नहीं है, फॉल्ट है इसमें, कुछ दिक्कत है, गलत है। समझ गए क्या। यस सर। यस सर। क्योंकि अगर ये सही होता तो न्यूटन के फॉर्मूले से साउंड की स्पीड जो एयर में आ रही है इस एसटीपी कंडीशन पे और जो प्रैक्टिकली आ रही है वो सेम आ जाती। लेकिन ये वैल्यू जो आ रही है थ्योरेटिकल फॉर्मूले से जो आ रही है और जो प्रैक्टिकल है वो डिफरेंट होती है, प्रैक्टिकली 332 होती है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैपलेस, इन्होंने इसको सही करा। भाई अगर मान ले मयंक तुम कुछ क्वेश्चन कर रहे हो या तुमने कुछ लिखा, तो उसमें तुमने गलत लिख दिया और आदित्य भाई ने उसको सही कर दिया, तो आदित्य ने क्या करा, उसको करेक्शन को ठीक करा ना, सही है क्या। यस तो सर। वही यस चीज सर। है। तो ये गलती उसने पकड़ी लाप्लेस ने, और इसको बोलते हैं हम लाप्लेस करेक्शन। पूरा टॉपिक एक साथ होता है, पहले ही बता देता हूँ, लाप्लेस करेक्शन। तो लाप्लेस ने क्या करा, उसकी करेक्शन पकड़ी। तो लाप्लेस करेक्शन, इसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू लाप्लेस sound propagate through air under adiabatic condition. According to Laplace, sound propagate through air under adiabatic condition। मतलब जो साउंड होता है वो एयर में चलता है एडियाबैटिक कंडीशन के थ्रू। कैसे इसने बोला इस बात को, इसने सबसे पहले तर्क ये रखा कि भाई जो यहां से बोला है न्यूटन ने कि कंप्रेशन से हीट रेयरफेक्शन में जाएगी, तो इसने बोला कि भाई एयर तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसके तर्क हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो इसने बोला कि एडियाबैटिक क्यों है, आइसोथर्मल क्यों नहीं है। तो इसने बोला एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, और अगर एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो एयर में जो कंप्रेशन रीजन में हीट आई वो रेयरफेक्शन में जा ही नहीं सकती। मतलब कंप्रेशन से हीट रेयरफेक्शन में कंडक्ट नहीं हो सकती एयर में, क्योंकि एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। लोगों ने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई, अभी तक हम पढ़ रहे हैं एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो कंप्रेशन से रेयरफेक्शन में हीट जा कैसे सकती है। दूसरा, इसने बोला कि जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन फॉर्म्ड वेरी फास्ट। तो जो कंप्रेशन और जो रेयरफेक्शन है ना वो बहुत फास्ट होता है यहाँ पे। और जबकि आपको पता है कि अगर कोई प्रोसेस आइसोथर्मल है तो वो बहुत स्लो प्रोसेस होना चाहिए, कंप्रेशन या एक्सपेंशन जो होगा उसमें स्लो होना चाहिए। इसने बोला कि जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन रीजन होते हैं ये बहुत फास्ट होता है, ये प्रोसेस बनने का इनके
जिस वजह से हीट यहाँ की यहाँ पर नहीं जा सकती। इसका मतलब ये कि जो कंप्रेशन में हीट प्रोड्यूस होगी वो कंप्रेशन रीजन में ही रहेगी। समझ गए मेरी बात? इसका मतलब हीट जो यस है सर। वो कांस्टेंट रहती है, और अगर हीट कंजर्व रहती है तो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। सही है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, इसमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत है पहले वाले से। अब एडियाबैटिक की इक्वेशन होती है पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो पहले v की पावर गामा एज इट इज आ जाएगा, p के लिए आ गया डेल्टा p प्लस p एज इट इज आ जाएगा। फिर हमने v की पावर गामा का इंटीग्रेशन किया होगा। जब v की पावर गामा का इंटीग्रेशन किया होगा तो आया होगा जो पावर है वो आगे गामा, तो v की पावर गामा का डिफरेंशिएशन जो होगा वो डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आ गई और पावर में से कम हो गया, तो v की पावर गामा का ये इंटीग्रेशन हो गया। फिर v का होगा, पहले v की पावर गामा का करा है, ये आया। अब v का होगा अंदर वाले पार्ट का, तो यहाँ आ जाएगा कितना, डेल्टा v बराबर कितना, 0। कुछ समझ में आया? v की पावर गामा पहले एज इट इज, p का डिफरेंशिएशन डेल्टा p आ गया, प्लस लगाया क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में है। पहले v की पावर गामा का हुआ, p को कांस्टेंट रख के, गामा v की पावर गामा माइनस 1, फिर v का हुआ। मैथ में चेन रूल पढ़ाया जाता है, वही का है वही। अब ये प्लस का है ये पार्ट, तो ये इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा गामा इंटू में p डेल्टा v की पावर गामा माइनस 1 बराबर माइनस v की पावर गामा और डेल्टा p। अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में ले जाओ, तो गामा इंटू p बराबर हो जाएगा v की पावर गामा डेल्टा p अपॉन में डेल्टा v इंटू में v की पावर गामा माइनस 1। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया क्या? यस। यस यस सर। चलो भाई, अब देखो तो गामा इंटू बी, अब ये v की पावर जो गामा है इसको नीचे ले आओ इसके, तो कितना हो जाएगा, गामा इंटू पी बराबर माइनस डेल्टा p अपॉन में, भाई ये v की पावर प्लस गामा है, ये रहा v की पावर प्लस गामा है यहाँ पर, तो नीचे आएगा तो v की पावर माइनस गामा हो जाएगा। तो मतलब डेल्टा v इंटू में v की पावर माइनस गामा इंटू में v की पावर गामा माइनस 1। सही है? अब ये भी v है ये भी v है, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो इसका माइनस गामा इसका प्लस गामा खत्म हो जाएगा, तो बचा कितना, माइनस डेल्टा p अपॉन में डेल्टा v इंटू में v की पावर माइनस 1। अब ये v की पावर माइनस 1 है, नीचे आएगा तो v की पावर प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस डेल्टा p अपॉन में डेल्टा v अपॉन में v, और इस माइनस को यहां ले लो, तो डेल्टा p मतलब प्रेशर मतलब स्ट्रेस हो जाएगा, ये माइनस डेल्टा v बाई वी हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा बल्क मॉड्यूलस के। देयरफॉर अब हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट में b बाई रो, लेकिन लैपलेस के अकॉर्डिंग बल्क मॉड्यूलस तो गामा इंटू पी आ गया, तो v बराबर आ गया अंडर रूट गामा इंटू में p बाई रो। ये हो गया लाप्लेस फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। चेक कर लेते हैं इसको, एट एस टी पी की वैल्यू हमें पता ही है जो मैंने अभी लिखाई थी तुम्हें, रो की भी लिखा दी थी, गामा की वैल्यू 7/5 ली जाती है, गामा की वैल्यू एट एस टी पी पे 7/5 होती है, रटने वाला टॉपिक है, पहले बता देता हूँ इस बात को। अब इस वैल्यू को जब मैंने यहाँ पुट करा तो v की वैल्यू आ गई 331.3। ये मेरे को कई साल से याद है और कंटिन्यूसली मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ती बुक की इसको पढ़ाने के लिए, यह मैक्सिमम सारे टॉपिक को, मैक्सिमम क्या बोलूं मतलब 100% सारे टॉपिक को,
उसका एक ही कारण है बच्चों, और ना मेरे को कंफ्यूजन होती मैक्सिमम टाइम, तो 1-8% का भी हो सकता है, क्या पता मेरा ध्यान कहीं और हो तो हो जाता है मेरे से, वरना गड़बड़ नहीं होती मेरे से। तो उसका एक ही तरीका है, ऐसे आप भी कर सकते हो, आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, अभी करनी पड़ेगी तभी हो पाएगा। अच्छा, तो अब वी कितना आ गया, 331.3। अब देखो, जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, प्रैक्टिकल वैल्यू इसकी, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर एट एसटीपी, वो 332 मीटर पर सेकंड होती है। बताओ 280 ज्यादा क्लोज है जो न्यूटन से आया था, या 331.3 जो लैपलेस से आया है? सर जो लैपलेस से है। इसका मतलब क्या हुआ, विच सर वन इज लैपलेस करेक्ट, डायरेक्ट है ना? तो ये इसका मतलब ये हुआ। अब जब भी हम लोगों को इन फ्यूचर न्यूमेरिकल करना होगा, साउंड की स्पीड एयर में निकालनी होगी, तो हम यह फॉर्मूला यूज करेंगे, ना कि वो जो न्यूटन से आया था। तो ये आपको इस टॉपिक के बारे में याद रखना है। ये पेपर में मैक्सिमम 3 नंबर का आएगा, पूरा टॉपिक ही आता है, पहले ही बता देता हूँ। समझ गए क्या? है। यस यस। सर। अरे भगवान। ठीक है, तो ये तो डेरिवेशन वाला पार्ट है भाई मयंक भाई, इसमें तो आपको एज इट इज करना है, अपना कुछ भी दिमाग लगाना ही नहीं है किसी को। समझ गए क्या? यस सर। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नया टॉपिक उठा देता हूँ। ले लिया सर। करे, फिर इसके बाद ठीक है, कर दो। अब एक टॉपिक आता है, इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, और वो 1 नंबर का क्वेश्चन किन में से हो सकता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले बात क्या टॉपिक है वो बताता हूँ। इफेक्ट ऑफ, और इफेक्ट नहीं, फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। हवा में जब साउंड प्रोपगेट करता है तो कौन कौन से फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की वजह से क्या इफेक्ट होगा भाई, अगर आप लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से चले, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से क्या पता चल रहा है कि प्रेशर में चेंज करने पर वी पे क्या चेंज आएगा, बढ़ेगा। अगर प्रेशर बढ़ाऊं तो वी पे क्या फर्क पड़ेगा? सर प्रोपगेशन वेलोसिटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, मतलब ज्यादा तेजी से साउंड प्रोपगेट करेगा। यस सर। सब यही बोल रहे हो? अरे हाँ ना तो बोलो भाई जल्दी से, सर। है ना? मैं भी यही बोल रहा हूँ, यस। मतलब अगर मैं भी होऊंगा तुम्हारी जगह तो मैं भी यही बोलूंगा। लेकिन अब हमें याद क्या रखना है, लेकिन हमें ये भी याद रखना है, अगर हम लोग ये लगा के आते हैं कि प्रेशर की वजह से स्पीड चेंज हो जाएगी, तो आंसर गलत हो जाएगा। इसका मतलब जो हमें दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है, जो हमें दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है। ये वी का मतलब स्पीड है, ये तो मानते हो आप लोग। यस सर। यस सर। अब मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, मानते हो सारे? यस सर। यस। एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इसका मतलब वो भी 1/वॉल्यूम हो जाएगा। यस सर। अगर तुमने प्रेशर को डबल करा तो वॉल्यूम कितना हो गया? सर हाफ। हाफ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। मतलब वॉल्यूम अगर हाफ हो गया तो डेंसिटी कितनी हो गई? सर डबल। डबल हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने प्रेशर को डबल करा तो डेंसिटी भी तो डबल हो गई। यस सर। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाया तो डेंसिटी भी बढ़ गई। यस सर। जितना प्रेशर बढ़ा उतना ही डेंसिटी बढ़ गई। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? The pressure is directly proportional to density. नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब क्या हुआ?
कि प्रेशर बढ़ाने पर अगर प्रेशर डबल हुआ तो डेंसिटी भी डबल होगी, तो 2 से 2 कट गया। अगर प्रेशर ट्रिपल हुआ तो डेंसिटी भी ट्रिपल होगी, इसका मतलब 3 से 3 भी कट गया। इसका मतलब कुछ इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? नो सर। हाँ, स्पीड ऑफ साउंड बच्चों याद रखोगे, इन एयर Yes, sir. नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर। बच्चों अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता और मैंने ये केवल फॉर्मूला पढ़ा होता तो मैं भी यही लगाता। तो अब आपको याद रखना है, लेकिन सही बात तो ये है कि जो प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं कर रही वो स्पीड, क्योंकि हमें पता है कि जितना प्रेशर बढ़ाऊंगा उतने फैक्टर से डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, और उतने फैक्टर से अगर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या हुआ, तो जो रेशियो वो कांस्टेंट ही रहेगा, पी बाई रो का रेशियो कांस्टेंट ही रहेगा। सही है बच्चों? यस सर। चलो भाई, यस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होता है कि नहीं होता है वो देखो भाई। स्पीड बराबर होता है अंडर रूट में गामा पी बाई रो, सही है। और प्रेशर बराबर होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मान लो मैं आइडियल मान लेता हूँ, पीवी इज इक्वल टू कितना, एनआरटी। बोलो सही है क्या? यस यस सर। क्लियर है भाई? यस सर। अच्छा, यस सर। और ठीक है, प्रेशर की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। कितना आ जाएगा, गामा इंटू में एन आर टी अपॉन में कितना, वी। सही है, एन यस आर टी अपॉन में वी। अब एन क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। सही है क्या? यस सर। तो स्पीड बराबर कितना आ गया, अंडर रूट में गामा इंटू में आर टी गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास अपॉन में वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? सर डेंसिटी। डेंसिटी। तो डेंसिटी गई कहाँ, ये वाली डेंसिटी तो ये रही ना अभी, यस सर। है ना, और ये वाली डेंसिटी ये रही। ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ? डेंसिटी। तो यस मास सर। अपॉन Yes, वॉल्यूम sir. अगर Density. डेंसिटी हो गया तो गामा आर टी, यहाँ पर रो अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इंटू में रो से रो तो कैंसिल हो गया। यस। यस सर। इसका मतलब स्पीड बराबर आ गया अंडर रूट में गामा इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। यस सर। गामा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट है। इसका मतलब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में टी। इसका मतलब अगर मेरे पास मान लो कोई लोहे की रॉड है, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, लोहे की रॉड है, अगर उसको ठंडी में ऑब्जर्व करें स्पीड को उसके अंदर, और गर्म करके ऑब्जर्व करें, तो ज्यादा तेजी से किस में जाएगी, गर्म रॉड में कि ठंडी में? जल्दी बोलो भाई, सर रिपीट गर्म में करिएगा। कि ठंडी सर में? ठंडी। सर गरम, सॉरी गरम सर, गरम। गर्म में जाएगी ना। यस सर। समझ में आई सारी बात? मतलब अगर टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा मटेरियल का, उतनी ज्यादा स्पीड होगी। तो गर्म रॉड में या गर्म लोहे की रॉड में साउंड ज्यादा तेजी से प्रोपोगेट करेगा एज कंपेयर टू ठंडी वाली। ठीक है, इसके बाद तीसरा है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होता है? तो भाई मान लो जैसे हमारे पास एक दिन बहुत धूप निकल रही है उस दिन जो एयर होती है उसको बोलते हैं हम ड्राई एयर है, ये तो यार बहुत सूखी हवा है, और थोड़ी सी बरसात हो जाती है। बरसात के बाद जो होता है आप देखते हो कई जगह सीलन विलन सी भी आ जाती है ना, मॉइस्ट एयर हो जाती है। यस सर। ह्यूमिड एयर हो गई वो, ह्यूमिड एयर हो गई वो, है ना। यस। सही है कि गलत है? तो आपको याद क्या रखना है कि हमें पता है V बराबर होता है अंडर रूट में गामा पी बाई रो। और कांस्टेंट प्रेशर के केस में स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में रो। और डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर
याद रखेंगे कम होती है 0.8 और डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर होती है 1.29, अभी लिखाई थी मैंने ये 1.29। तो इसका मतलब जो ह्यूमिड एयर होती है उसकी डेंसिटी कम होती है और डेंसिटी कम तो स्पीड ज्यादा, तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाती है। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज इन ह्यूमिड एयर। समझ गए क्या सारे? तो जब बरसात के टाइम पर जब ह्यूमिड एयर होती है तो जो साउंड होता है उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। कहीं डीजे बज रहा है, तुम्हारे घर तक आवाज आ रही है, उस सेंस में बता देता हूँ तुम्हें, या कोई कहीं ट्रेन का हॉर्न सुनाई दे रहा है, आपके घर तक आ रहा है, तो जो साउंड जो आ रहा है ड्राई एयर के कंपैरिजन में ह्यूमिड एयर में बहुत तेजी से आएगा। क्लियर है सबको ये बात? यस सर। यस सर। इसके बाद हवा का इफेक्ट होता है। हवा का इफेक्ट पे क्वेश्चन आता नहीं है, ये सब इफेक्ट ऑफ है ना, तो जो आते हैं एग्जाम में इन तीनों में से आएगा। क्लियर है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। मेरे हिसाब से आज वाली क्लास में आपका जो है इस चैप्टर का 40% के अराउंड पार्ट खत्म हो गया है। अगली क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई? सर ओके अगली सर। क्लास भी 1.5 घंटे की होगी। नहीं, अगली वाली ज्यादा ही रखेंगे। नया टॉपिक स्टार्ट होगा ना, उसमें तो एक साथ चिपक के चलेगा सारा टॉपिक। नहीं समझे क्या ओके कह सर। रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने आज वाला जो टॉपिक था तुमने देखा होगा कि जो चला है एक जैसा ही चला है सारा टॉपिक, एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है। अब जो नया टॉपिक है उसमें नई इक्वेशन बनेगी और पूरी चैप्टर में वही यूज होगा, तो एक साथ पढ़ाने में मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक रहेगा। ओके सर, वो थर्मोडायनामिक्स की वीडियो डाल दी आपने, अपलोड कर दी? हाँ डाल दी मैंने, कब की, शायद ग्रुप में भेजी भी तो थी, ठीक है सर। है ना? सर आज ये वाली हो सकता है रिकॉर्डिंग भी भेज कि दीजिएगा, पहले वाली भी। हाँ मैंने रिकॉर्डिंग तो सारी हाँ जी अपलोड कर सर, दी है भेज वैसे। दीजिएगा। भाई पक्का भेज दूंगा, बस तुम मेरे को अभी थोड़ी देर रुक जाना, अभी एक क्लास लेने और जाऊंगा मैं, उसके बाद जो है मैं भेज दूंगा रात को। सर संडे में है ना क्लास? हम्म। सर संडे सुबह ले लेना। अरे सुनो आदित्य, मयंक, यस। यस सर। कल सुबह क्या करोगे 9 बजे? तुम सारे बताओ भाई, सर फ्री हूँ। सर मैं भी फ्री हूँ। सारे लोग। और सर जो मेरे लोग बिजी प्रैक्टिकल है। रहे, हाँ लोग जो बिजी हो वो एक बार वीडियो देख लेना फिर। ओके सर। तो कल भी थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ तो संडे में खत्म हो जाएगा, ओके क्योंकि सर। वरना संडे के लिए है ना। तो ओके कल सर। 9 बजे पढ़ाता हूँ सुबह, है ना? ओके सर। ओके सर। ओके सर। ठीक है भाई। सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा पहले की भी। हाँ भाई बिल्कुल।